नमस्कार दोस्तों, हम अभी मौजूद हैं बेगूसराय में और बेगूसराय के जो लोग हैं वो मुखर रूप से बोलना जानते हैं। संसद में भी आवाज़ हमेशा से गूंजती आई है बेगूसराय की। यह धरती जो है कवियों की धरती रही है। आम जनता से भी अगर आप कहीं पर भी सवाल पूछिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, हर मुद्दे पर राय रखना यहाँ के लोगों की नियति है। तो ऐसे में ही हमारे साथ जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं परिचय करवा देता हूं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है जी। और मैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जी बिलोंग करता हूं। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह जी हैं, जेडीयू से हैं, लोजपा से जीते थे और जेडीयू में जाकर उन्होंने खुद को स्थापित किया। इस बार का जो विधानसभा इलेक्शन है बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने केंद्रीय सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, अगर कुछ भी 19-20 होता है तो सीधे जो है वो सत्ता की जो हनक है ना, उसमें एक सेंध लग जाएगी। तो सारे लोग जो हैं बहुत ही कॉन्शियस हैं और विधानसभा चुनाव में बराबर आप देख रहे हैं रैलियां हो रही है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि बेगूसराय की जनता का मूड क्या है। जैसे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बेगूसराय विधानसभा का क्या मूड है। अगर हम पहले सातों विधानसभा क्षेत्र में एक एक करके सभी का एनालिसिस करेंगे, लेकिन अगर हम बात बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की करते हैं तो इसके बारे में क्या ख्याल है, किसका झुकाव आपको दिख रहा है? बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं। आज की जनता उतनी सूझबूझ से अब परे नहीं है कि कुछ भी डिसीजन आनन फानन में लेगी। वो प्रीवियस पहले से ही ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमको करना क्या है। कहीं किसी के गफलत में वो आने वाली है नहीं। मूल रूप से हम चूँकि प्रोफेसर कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ इर्द गिर्द नियर अबाउट 80-89 पर्सन्स जो व्यक्ति हैं वो उतने गांव का व्यक्ति हमारे साथ काम करता है। और उस गांव से हम बातचीत के क्रम में, मैं तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ नहीं जो पॉलिटिकल गप करूँगा, तो बातचीत के क्रम में मैं सिर्फ सुनता हूँ। तो सुनने के क्रम में ये पता चल पाता है कि बेगूसराय विधानसभा का मोड़ जो है आज भी एनडीए की तरफ है, पूर्ण रूप से एनडीए की तरफ है। और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, तो राजनीतिक स्थिति पर हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति पर अगर हम बात करते हैं तो उस बात करने के तौर तरीके या यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है उसको जब देखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि मूल रूप से यहाँ आज भी एनडीए की तरफ झुकाव है। आज भी उम्मीदवार कोई भी हो, किसी भी उम्मीदवार को यहाँ ये नहीं कहना है, यहाँ की जनता ये कभी नहीं सोचती है कि मुझे फलाने उम्मीदवार को देना है, ढकाने उम्मीदवार को देना है। किसी उम्मीदवार का मैं नाम नहीं लूँगा। आज बेगूसराय की विधानसभा की जनता फुल्ली एनडीए के तरफ मुखातिब है। देखिए 7 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की जो अगर हम बात करें तो एक तो बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र है और एक मटिहानी, और आप एक बछवाड़ा विधानसभा की बात कर सकते हैं। तो बाकी की 4 सीटें आज भी महागठबंधन के पास है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब माहौल था 2019 में एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था, और अभी का जो माहौल है, चूँकि बेगूसराय की जनता जो है विधानसभा इलेक्शन में अपना मूड बदलती है। और लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों का जो पब्लिक मूड होता है बिल्कुल एक दूसरे के उलट होता है। लोकसभा में कोई और जीत के आता है, विधानसभा में वही जनता किसी और को चुनती है। और जिस प्रकार से अगर हम मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी कम मार्जिन से राजकुमार सिंह जीते थे, मात्र 337 वोट। बिल्कुल। तो ऐसे में चुनौती तो है इस बार। 333 वोट से। हाँ, तो चुनौती तो है इस बार। मेरा यही सवाल है। चुनौती है, बट जो आपने जस्ट 2 लाइन पहले जो बातें कही कि लोकसभा का जो मोड होता है कुछ और होता है और विधानसभा का मोड कुछ और हो जाता है। इस बार जनता जो है, हमको लगता है, बातचीत करने के दरमियान लगता है कि इस बार जनता लोकसभा के मोड में ही विधानसभा का भी चुनाव करने जा रही है। उसके पीछे 3 रीजन में, मुख्य 3 रीजन बताऊंगा। सबसे पहला, जब धरातल पर आप चलेंगे तो चलते समय, आज हम यहाँ चल रहे हैं तो दिख रहा है कि कारपेट बिछा हुआ है, दिख रहा है कि यहाँ आयसर की बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है, नई गाड़ी लगी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं तो दिख रहा है कि
एक कोई नया कंस्ट्रक्शन और ब्रिज का बन रहा है, आगे बढ़ रहे हैं तो दिख रहे हैं कि सिमरिया से 4 लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं देखता हूँ, जनता भी देखती है। तो इस बार का चुनाव जो होगा वो लोकसभा के मोड में ही चुनाव विधानसभा का भी होने वाला है, ऐसी आशंका है। ये तो आपने काम गिनवाए, जो काम नहीं हुए हैं, जैसे बाढ़ बेगूसराय की बहुत बड़ी समस्या है। गंगा नदी के तट पर बसा यह शहर जो है बाढ़ से हर साल जूझता है, और आपने देखा होगा कि कुछ फुटेज वायरल हो रहे हैं और वो फुटेज यहाँ नहीं दिल्ली तक पहुंची है। स्थानीय भाषा में लोग कह रहे हैं, स्त्रियों की आवाज आ रही है कि अहो इस वोट मांग गया तब बतेबो। तो ये संदेश जो है, जो चीखती आवाजें हैं महिलाओं के और जो बाढ़ में विस्थापित होते हैं, उनका जो दर्द है, क्यों नहीं कोई सांसद सुनता है, स्थानीय विधायक क्यों नहीं सुनते हैं, ये समस्या उनको क्यों नहीं दिखती है। ये एक मुद्दा बन गया है। बाढ़ जो है, बाढ़ तो अभिशाप हो गया है बेगूसराय के लिए। अभी आप देखिए कि तेघरा जो विधानसभा क्षेत्र का एक मधुरापुर गांव है, उसमें बाढ़ जो है विकराल रूप धारण किए हुए है। और बेगूसराय के पूरे लैंडमास की अगर हम बात करें तो 43% जो आबादी है वो लगभग दियारा क्षेत्र में रहती है। मतलब मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, कृषि जमीन की बात कर रहा हूँ। तो अभी वर्तमान जो हमारे ये राकेश सिन्हा जी जो हैं राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी मतलब ये मुद्दा उठाया था रिंग बांध बनाने की, और बाकी के जो बाढ़ नियंत्रित जो समस्याओं का निपटारा करने के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती है उनकी उन्होंने बात की। लेकिन स्थानीय विधायक और सांसद ये मुद्दा मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डालते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है कि 40-45% पीपल्स जो है वो कृषि पर डिपेंड है, और उनकी कृषि जो है मूल रूप से दियारा क्षेत्र में ही होती है। इवन 30-35% व्यक्ति का घर भी दियारा क्षेत्र में ही पड़ता है यहाँ की। तो उसमें होता क्या है कि आप जैसे बताया कि यहाँ के विधायक आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि आवाज़ उठता, ऐसा नहीं है कि आवाज़ उठाने वाले उठाते थे, बट उनका कुछ चलता नहीं था। बहुत पहले हमारा जो कॉम्बिनेशन था लोकसभा और राज्यसभा का, तो लोकसभा में, विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, कि लोकसभा में जो चुन करके उम्मीदवार जाते थे, तो मान लिया जाए कि लोकसभा का जो है आज गठन एनडीए के तौर पर है, और किसी ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, या बहुत सारे ऐसे राज्य के विधानसभा क्षेत्र हैं। इवन मैं अपनी बिहार राज्य की ही बात करता हूँ। बिहार राज्य के विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो एनडीए से नहीं जाते हैं। इस कारण भी उनकी बातों को दबा दिया जाता था। आपने सही कहा कि यहाँ के बातों को क्यों नहीं उठाया जाता है। अगर उठाया जाता है तो यहाँ के सांसद इस चीज़ को सदन में क्यों नहीं उठाते हैं। तो वही है कि विपरीत धारा जब रहती है तो उनकी बातों को दबा दिया जाता है, उठाता नहीं है। अभी का दौर मैं बता रहा हूँ, इस पर बहुत गहन रूप से चर्चा चली है, बहुत गहन रूप से। आपको मालूम हो निश्चित रूप से, अब अगर आप स्वतंत्र मीडिया हैं, आपको निश्चित रूप से मालूम होगा कि बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए इसके समाधान के लिए कई बार सदन में चर्चा हुई है। कई बार सदन में राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया गया है, राज्यसभा में उठाया गया है। इवन अपने विधानसभा में भी इसकी चर्चा कई बार उठाई गई है कि कम से कम हमारे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के जो बाढ़ विभीषिका में पड़ जाते हैं, उन क्षेत्रों को बचाने के लिए कम से कम एक रिंग बांध होना चाहिए। इसकी चर्चा स्थानीय जो विधायक हैं अभी, उन्होंने कई बार उठाया है। उनके उठाने के साथ साथ जो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की बात अब कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को उस पटल पर रखा था कि नहीं, इस बात को मजबूती से रखा जाए। तो जब राज्यसभा सांसद जो हमारे सांसद महोदय राकेश सिन्हा जी थे, उन्होंने रखा, तो जितनी बार उन्होंने रखा, मुझे लगता है कि उनसे कई दफ़ा, कई गुना बार और काफ़ी जो होता है आक्रामक रूप से, सीरियस रूप से विधानसभा में जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने रखा है। रही बात अमल होने की, तो जैसा कि हम लोग को मालूम हो रहा है कि इस बात पर कुछ अमल भी हुई है, सरकार ने कुछ आश्वासन भी दिया है। इवन हमको लगता है कि उसका जो एक विभागीय अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी उसका निरीक्षण भी किए हैं, ऑब्जर्वेशन भी किए हैं, सर्वेक्षण भी किए हैं। उस सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि हमारा जो रिंग बांध बनेगा वो
और गंगा नदी जो प्रवाहित हो रही है वो, उस दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में उस बांध का जो निर्माण है, रिंग बांध का निर्माण, वो पॉसिबल नहीं है और वो उचित भी नहीं है। बांध का निर्माण वहाँ ही होना चाहिए, बांध का निर्माण वहाँ होना चाहिए जहाँ करोड़ों की लागत से अगर बनती है तो वो बांध कम से कम अस्थायी रहे और जनता के अस्थायी निदान के लिए काम हो। उस पर मंथन हमको जो बातचीत में बुझाता है और हम मीडिया वगैरह इस सब में देखते हैं, हम तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हैं नहीं जो भी बोलेंगे साफ सुथरा बोल देंगे हम। तो स्पष्टतः इस पर भी मंथन पता चला है कि चल रहा है कि रिंग बांध का भी निर्माण थर्मल से यहाँ तक ये होते हुए होगा। तो एक सवाल, चूंकि मनोज जी इसी बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, एक सवाल इनसे जो बनता है वो ये है, शराबबंदी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। शराबबंदी सिर्फ कहने भर को है, घर घर जो है होम डिलीवरी हो रही है शराब की, और ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब भी मैं क्षेत्र में घूमता हूं तो लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि शराबबंदी तो सिर्फ कहने को है, आज बस एक फ़ोन कॉल पे डोर स्टेप पे जो है शराब मिल रहा है और इसका जो कुप्रभाव है वो समाज में देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसा मानते हैं कि शराबबंदी जो है वो फेल है पूरी तरीके से? शराबबंदी फेल्ड है, क्योंकि ओपन शराब रहता तो ढेर सारा यहाँ बिजनेस का स्कोप भी रहता। लोगों की महंगाई जो बढ़ी हुई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज ठेला लगा करके, खुंचा लगा करके बेचते थे, उसमें पानी बेचते थे, लोग शराब ही पीते थे, उसमें मिला के पीते थे। अभी तो बाहर से शराब आ ही रहा, एक रुपये का शराब यहाँ 10 रुपये में मिल रहा है, लोग उसको ले रहे हैं। उससे तो बढ़िया यहाँ का रेवेन्यू यहाँ मिलता, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ता। लोग पीने के लिए तो गलत शराब पी रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं। जी, जैसे आपने कहा कि कम से कम सरकार को जो एक रेवेन्यू मिल रहा था, मतलब सरकार के लोग अगर शराब बेच रहे थे तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, राजस्व मिल रहा था, बिहार मजबूत हो रहा था। अभी बिचौलिए पैसा खा रहे हैं, सरकार के पास कुछ नहीं जा रहा है, और जो पुलिस प्रशासन की मिली भगत है उनका जो पॉकेट है वो मोटा हो रहा है। आम लोग जो है वैकल्पिक स्रोत की तरफ जा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, इससे उनका स्वास्थ्य और खराब हो रहा है। तो ये मुद्दा जो उठ रहा है, क्या इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पे ध्यान देना चाहिए। और सरकार को, हमें जहाँ तक लगता है, शराबबंदी जो वो लागू किए हैं वो उनका सही ढंग से लागू भी नहीं हुआ, और वो अनंत में लागू किए, वो सही हमें नहीं लग रहा है, और आम जनता को भी ये सही नहीं लग रहा है। आम जनता इससे परेशान है, बेचने वाले बेच ही रहे हैं, पीने वाले पी ही रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। आप बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के तेघरा विधानसभा क्षेत्र के नागरिक हैं, इस बार चुनावी मूड क्या लग रहा है? किसकी बढ़त, किसका रुझान दिख रहा है? अभी देखिए, तेघरा का कोई परिदृश्य क्लियर नहीं हो सका है। तेघरा में जो सामने हमारे माने जो भी कैंडिडेट होंगे इंडिया और एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो हमें एनडीए से कोई दिख नहीं रहा है जो कौन से सामने में आ रहे हैं। जब तक सामने आएंगे नहीं तब तक उसके बारे में क्या बताया जा सकता है। वहाँ तो पहले देखा था चेहरा जो कौन से व्यक्ति आ रहे हैं, तभी जाकर के कोई डिसीजन होगा। अगर सही ढंग के व्यक्ति आए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर राम रतन सिंह तो रहे नाम भगवान का, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जैसे गांधी जी शुरू से महात्मा गांधी जो है ना मजबूरी में है, तो उसी तरह महात्मा गांधी की तरह वहाँ राम रतन बाबू मिल जाएंगे। जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, राम रतन सिंह जी अभी महागठबंधन के साथी हैं, सीपीआई के कैंडिडेट हैं और वर्तमान विधायक है तेघरा विधानसभा क्षेत्र। मैं सर से परिचय करवाना चाहूँगा, क्या नाम है सर आप? रामशंकर कुमार सिंह जी। किस विधानसभा क्षेत्र में आपका घर आता है? वैसे तो मतलब रहता है मूल रूप से बेगूसराय में, लेकिन ओरिजिनल मेरा जो है बलिया विधानसभा, साहेबपुर कमाल विधानसभा जो है। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र का क्या मूड है इस बार? ये तो सर कहना अभी मुश्किल है, लेकिन डायरेक्ट मतलब एनडीए और महागठबंधन में फाइट है जी। पहले से ही ऑलरेडी श्री नारायण यादव जी का जो है सो पुत्र वहाँ पे वर्तमान विधायक ललन यादव जी जो है सो, लेकिन इस बार उनके खिलाफ जनता का मूड है। देखिए जी फ्यूचर में क्या होता है। आपका अनुभव क्या कह रहा है? अगर हम 19-20 की बात करें, रुझान की बात करें, तो किसका रुझान दिख रहा है? इस बार तो एनडीए गठबंधन का दिख रहा है जो डायरेक्ट जो है सो ना। अच्छा, जैसे नीतीश कुमार जी के बारे में जब बात होती है तो आजकल बात उनके मानसिक संतुलन की हो रही है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिले हैं। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है अब सत्ता में बैठने लायक नहीं रहे, या उम्र जो है हावी है उन पर? निश्चित तौर उम्र का प्रभाव तो दिख रहा है, पूर्ण रूपेण जो है उम्र का प्रभाव दिख रहा है। मानसिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं जो है सो जी। इसमें तो कहीं कोई दुराय नहीं। तो ऐसे में क्या ये एक सवाल नहीं बनता है कि कोई नया मुख्यमंत्री का चेहरा जो हो वह स्पष्ट किया जाए? जब ऐसी स्थिति में नहीं है तो आला कमान उनके हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए?
ये तो देखिए मतलब राजनीतिक अथी है, मान लीजिए गठबंधन का क्या मतलब मजबूरियां हैं जी एनडीए गठबंधन का, जी तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोग मतलब कंप्लीट जो है सो इस चीज़ को परिदेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो मजबूरियां सत्ता में हैं जी। जो नीतीश जी के अथी के विरोध में मान लिया अभी और तक अभी कोई नया चेहरा जी। खड़ा जो है सो ना बीजेपी से, ना मान लीजिए जो है सो रामविलास जी के पुत्र चिराग जी से लोजपा से कहीं कोई दिख नहीं रहे हैं जो है सो। एक नई पार्टी जिसके सूत्रधार हैं ये आप जनसुराज, तो जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं उन्होंने आरोप लगाया है सम्राट चौधरी पे। आरोप 200-300 करोड़ घोटाले का है, 200-300 करोड़ रुपए का। तो ऐसे में सम्राट चौधरी और उनके डिग्री पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि कब 10वीं पास की थी उन्होंने, उसका कुछ प्रूफ है उनके पास। राजनीति में डिग्री की बात 2019 में भी हुई थी, 2014 में हुई थी और वर्तमान में भी हो रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि वर्तमान में जनता को या जितने भी सियासत में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी डिग्री वगैरह से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन पे बात करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वर्तमान में प्रशांत किशोर जी जब चुनाव लड़ने आए हैं तब उनको डिग्री, उम्र, घोटाला दिख रहा है। वही तो मान लीजिए जो है सो मतलब जो है सो मोदी जी के थे, नीतीश जी के थे, कांग्रेस में सबका मतलब चुनाव प्रचारक, चुनाव स्टार जो है सो बनते थे जो है सो। उस समय तक क्यों नहीं खोजे जो है सो। जी। अभी जब खुद को मतलब चुनाव लड़ने आए हैं तो मान लीजिए जो है सो क्या सच्चाई है वो तो मान लीजिए सरकार पेश करेगी, बताएगी। जो हमारे कह देने से, उनके कह देने से तो होगा नहीं जो है सो। 2013 में आम आदमी पार्टी ने एक प्रयोग किया, अन्ना आंदोलन में साथ आए और सरकार बनी भी। आम आदमी पार्टी खुद को एस्टेब्लिश कर चुकी है। क्या लगता है बिहार में जनसुराज खुद को स्थापित कर पाएगी? वर्तमान में तो कहीं दूर दूर तक नहीं जो है सो। कुछ लोग कहते हैं वोट काटने का काम करेगी, मे भी पॉसिबल, ये भी हो सकता है जो है सो। लेकिन वोट काटने का भी असर नहीं होगा बहुत ज्यादा। नो नो नो, डायरेक्ट जनता, विजय बाबू इससे पहले कह चुके हैं जो है सो। जनता डायरेक्ट मतलब जो है सो समझ चुकी है, जी। डायरेक्ट फाइट है जो है सो। 243 सीटों में से कितनी सीटें लग रही है आपको कि जनसुराज जीत सकती है? एक अनुमान के मुताबिक आपका अनुभव क्या कहता है? हमको लगता नहीं है 2.5 अंक में भी पहुंच पाएंगे। 2.5 अंक में भी नहीं पहुंच। नो 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 नो। अच्छा, हम अगर 7 सीट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बेगूसराय में एनडीए वर्सेस महागठबंधन में 7 सीट का बंटवारा कैसे होगा? 3-2, 4-3, 5-2, क्या कहता है आपका आंकड़ा, क्या कहता है? मेरा आंकड़ा कहता है 5-2 होना होगा। 5 किसका कह रहे हैं? एनडीए का जो है सो। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, हुआ नहीं है, लेकिन मे भी पॉसिबल जो है जी। सो। चूँकि इस बार जो है सो अथी के मूड में जनता है जो है, सबको आजमा चुका है, इसलिए कर पूर्ण बहुमत देकर के इस बार जो है सो बीजेपी को निकालेगा जो है सो। आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्या बीजेपी जो है इस बार एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, 7 में से 5 सीट जीत पाएगी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में? बिल्कुल। आप विधानसभा वाइज बताइए कि कहां से कौन उम्मीदवार जो है बाजी मार सकता है? इसमें स्पष्ट क्या कहा जाए, लेकिन बेगूसराय विधानसभा से शुरू करते हैं, चलिए। ठीक है। कुंदन कुमार क्या रिपीट कर पाएंगे? रिपीट, कुंदन कुमार को अगर टिकट मिल जा रहा है तो वो रिपीट करेंगे। एनडीए रिपीट करेगा। मैं किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जी। एनडीए रिपीट करेगी बेगूसराय। 5-2 से मुकाबला रहेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं एक न्यूट्रल व्यू ले रहा हूँ। ये किसी पार्टी विशेष से जुड़े लोग नहीं हैं, ना पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमको कोई पार्टी से मतलब है नहीं जी। ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मुझे सबसे प्रेम है। मुझे हमारे अपने मटिहानी विधानसभा, मैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हमारे पूर्व विधायक माननीय नरेंद्र कुमार सिंह और भोगो सिंह, उनसे भी हमारा अच्छा संबंध है। वर्तमान विधायक श्री राजकुमार सिंह, उनसे बहुत बढ़िया संबंध है और वो हमारे एक बड़े भाई के समान है। उनके साथ मेरा अच्छा बैठना उठना होता है जी। और आज से नहीं, लंबे समय से जी। मैं किसी की तरफदारी की बात कभी नहीं करता हूँ। उसके बाद एक ज्वलंत खबर मैं इनसे पूछना चाहूँगा। देश भर में कन्हैया कुमार को सुना जाता है, कुछ लोग उन्हें देशद्रोही भी कहते हैं, कुछ लोग उनके समर्थक भी हैं। और चूंकि ये बेगूसराय के जनता हैं तो मैं इन लोगों से एक चीज़ जानना चाहूँगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय के रहने वाले हैं कन्हैया, बीहट के निवासी हैं। 2014 की बात करें, 19 की बात करें, हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कहीं बेगूसराय में नहीं दिख रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस जो है उसकी जो एक विरासत है वो खत्म ही हो जाएगी? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं क्या कन्हैया के संदर्भ में?
एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, उसे आप तुरंत समझ पाएंगे कि कन्हैया कुमार को लाइक लोग कौन करते हैं और डिसलाइक अनलाइक कौन करते हैं। तबला बजाने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, एक होते हैं कि राग ताल लय दम्ब जो होता है उसके हिसाब से तबला बजाते हैं और उनको तबला बजाने की पूर्ण जानकारी होती है जी। ठीक है। लेकिन जिनको काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी ज्ञान में मतलब एक डेप्थ है जिसको कहते हैं कि किसी चीज़ में तबला बजाने में अगर काफ़ी डेप्थ है तो उनको राग ताल लय छंद सब उतार चढ़ाव हर चीज़ की जानकारी होती है। तो अगर वैसा व्यक्ति लगातार तबला बजाता है ना, तो जो अच्छे तबला वादक होते हैं वो उसको पसंद करते हैं कि बहुत बढ़िया बजाता है, बहुत बढ़िया बजाता है। लेकिन आजकल ऑर्केस्ट्रा में भी तबला बजाने वाले और नाल बजाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में देखते होंगे कि ताली बजाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी हो जाती है, बढ़ जाता है। तो लोग क्षणिक उनके भाषण को सुनकर, कन्हैया कुमार के भाषण को सुनकर, कन्हैया कुमार का राग आलाप जो होता है उसको सुनकर किसी के ऊपर लांछना, अक्सर आपके यहाँ आप गौर करेंगे कि अपने ही गांव समाज में अगर किसी की बुराई कोई करता है ना, तो लोग बहुत ऐसे कान लगा करके सुनना पसंद करता है किसी की बुराई। और अगर किसी की अच्छाई के बारे में अच्छी तरह से बताया जाता है तो अच्छाई लोग थोड़ा अनमनस ढंग से सुनते हैं, अच्छाई बढ़िया से नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन किसी की बुराई को बहुत ये। तो वही है हमारे कन्हैया कुमार में। कन्हैया कुमार आज तक हमारे देश में जो अविस्मरणीय जिसको कहते हैं परिवर्तन हुआ है, और अमूलचूल जो परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, उस विकास के दृष्टिकोण से उन्होंने कभी भी बात नहीं किया। उन्होंने हमेशा बात जो किया है तो सिर्फ जहाँ पर थोड़ी क्या हमारे समाज में काम करने वाले लोग सब अच्छे ही काम करते हैं, गलती हम मनुष्य हैं, हमसे कहीं न कहीं कुछ चूक रहेगी, तो उनका ध्यान विकास पर नहीं होकर के जहाँ थोड़ी सी गलतियाँ होगी उस पर हमेशा रहता है, और उस पर तालियां बटोरने वाले लोगों की संख्या हमारे समाज में अधिक हो जाती है। जब इस तरह से लोगों की संख्या अधिक होगी तो वैसे लोग ही लगता है आपको कि कन्हैया जी के समर्थक है। वो समर्थक नहीं है, वो क्षणिक समर्थक हैं और क्षण भर वो आनंद लेने के लिए कन्हैया कुमार के साथ काफ़ी ताली बजाते हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने आपने देखा होगा उनका एक नारा था, ध्येय था, छीन के ले गए आज़ादी, है ना। और वो मतलब तबला और डफली के साथ जिस प्रकार से जेएनयू जो है हमेशा वामपंथ का गढ़ रहा है। अभी यहाँ पे नवरात्रा में लोगों ने काफ़ी भक्ति भावना के साथ माँ दुर्गा की पूजा की, और जेएनयू में महिषासुर दिवस मनाया जाता है। महिषासुर दिवस आप जानते होंगे, इसके लिए विवादित भी रहा है जेएनयू। तो जो उन पर एक टैग लगता है, जो देशद्रोह का टैग लगता है, कभी राजद्रोह का टैग लगता है, इसके बारे में क्या आप मानते हैं कन्हैया कुमार सचमुच उस प्रकरण में शामिल थे? हालांकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया ये कहकर कि ऐसे लोग जो हैं वो गैंग्रीन की तरह हैं, अगर इनकी सफाई नहीं की जाए समय पे तो फैल सकते हैं। मतलब एक नेगेटिव कमेंट था, जजमेंट था। तो उस वर्डिक्ट के बाद कन्हैया कुमार सफाई देते हुए नजर आए। इस विधानसभा चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सांसद का चुनाव तो जीत नहीं पाए। लोग कहते हैं कि अगर पिछली बार वायनाड से जीतते तो चुनाव खड़े होते तो शायद जीत पाते। विधानसभा चुनाव में क्या एज ए एमएलए कैंडिडेट खुद को वो देख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि जनता उसमें भी उन्हें तिरस्कृत कर देगी? बिल्कुल, एमएलए तो और उनके लिए गंदा रिजल्ट देगा जी। एमएलए क्योंकि एक मास समूह का जो होता है वोटिंग और एक खास किसी क्षेत्र का वोटिंग, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। किसी खास क्षेत्र में खास जो लोग होते हैं वही ना उनको वोटिंग कर पाएंगे, और उन खास लोगों की संख्या उनके लिए रेयरों में रेयरेस्ट होगी, बहुत कम होगी, बहुत ही कम वोटिंग होगी उनके लिए। जैसा कि आपने बताया कि गैंग्रीन शब्द का प्रयोग आपने किया, बिल्कुल वो गैंग्रीन है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, कन्हैया कुमार जिस गांव से, चूँकि राष्ट्र स्तर पर उन्हें लोग जानने लगे हैं, साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हर जगह के लोग उन्हें पहचानते हैं। और कन्हैया कुमार
के गांव के ग्रामीण हैं, उन्हीं के गांव के निवासी हैं मनोज जी। हम मनोज जी से जानना चाहेंगे कि स्थानीय स्तर पर कन्हैया कुमार की क्या पकड़ है, चाहे हम सियासत की बात करें एक या फिर एक स्थानीय बच्चे के तौर पे उनकी पहचान क्या है, पकड़ कैसी है। देखिए, आज तक तो हमको नहीं लगता है जो कुछ वो गांव स्तर पे कुछ कर सके हैं, जो बीहट में लोग उनको जाने और बताएं नहीं कन्हैया ये किए वो किए। और जहाँ तक कि हमको कुछ जानकारी है, जो वो एमपी एमएलए का चुनाव जो भी लड़े, एमपी का चुनाव लड़े, तो शायद वो अपने बूथ पे भी हार गए थे जी। जो उनका अपना घर का अपना बूथ है, उस बूथ पर भी वो संभवतः चुनाव गिरिराज दास से हार गए थे जी। तो चुनाव लड़ना अलग की बात है, भीड़ जुटा लेना अलग की बात है, लेकिन हमें दूर दूर तक नहीं लगता है वो कभी भी एमपी एमएलए बन सकते हैं। अरे राज्यसभा से जाना अलग की बात है, किसी का पैर पकड़ किसी का हाथ पकड़ के बन जाना, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ करके जनमत से जनता द्वारा चुन करके जाना, ये उनके बस की बात नहीं है जी। वो अगर रहता तो वो अपने आप को कभी यहाँ जो मॉस्को कहा जाता था, वो भी हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो मॉस्को कहा जाता है, उस मॉस्को में भी वो जब पीछे रह गए, वो कभी कम्युनिस्ट में गए, कांग्रेस में गए। आज कांग्रेस में जाने के बाद भी उनका स्थिति कहीं कुछ नहीं है, पूरे बिहार प्रदेश से गायब हैं। आते हैं समय समय पे आते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं, जुगनू की तरह चमकते हैं वो, जो रात में चमके और दिन भर फिर लापता हो। कई लोग कहते हैं कि जिस कम्युनिस्ट में वो पले बढ़े, जिसकी गोद में खेला, नाम कमाया, अपने चेहरे को चमकाया, उन्हीं को छोड़कर आज वो कांग्रेस में चले आए। उनसे बड़ा दलबदलू तो कोई नहीं है। उनसे बड़ा कोई दल बदलाव नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कहीं जाते हैं जी। उनका अपना पर्सनल स्वार्थ है, इसी के कारण से वो जाते हैं और वो स्वार्थ सिद्धि है उनको अभी तक मिल रहा है वहाँ पे। कम्युनिस्ट में वो इस हिसाब का नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए। आज के डेट में बताए ना, बिहार में जैसे बता रहे आज प्रशांत किशोर आपके, हमें जहाँ तक लगता है वो बिहार के वो खुजलीवाल हो जाएंगे, जैसे खुजलीवाल अपने दिल्ली में हुए थे, वो यहाँ आकर के बस उतना ही काम कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल आए थे, ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, शीला दीक्षित ये कर रही है, उनके घर में इतना ऐसी लगा हुआ, इतना लूट लिए, आज अगर हम आए तो उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं कुछ नहीं किए, लूट लाट के बैठ गए, फिर घर में आराम से बैठ गए। उसी तरह प्रशांत किशोर भी हमारे बिहार में जो है वो अपने आप को एक केजरीवाल मॉडल पेश करना चाह रहे हैं। शायद हमें लगता है केजरीवाल मॉडल में उनको 2-4 सीट मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो सब जगह जाके कभी ममता दी का वो जा कर के वो सेवा किए, कभी गए लालू जी वो गए थे अखिलेश यादव जी और कांग्रेस का यूपी में सितारा बुलंद करने के लिए, वहाँ भी उनका सितारा बुलंद नहीं कर पाए। कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह का गए थे सितारा बुलंद करने के लिए, कभी वो तेलंगाना चले जाते थे। तो सब जगह से लूट पटा करके आए हैं। बिहार में अभी वो सत्ता की मलाई खोज रहे हैं, शायद उनको अभी बहुत दूर है सत्ता की मलाई उनसे। उनको इस बार समझ में आ जाएगा जो बिहार का जनता वैसा दिल्ली की तरह मूर्ख नहीं है। दिल्ली का जनता मूर्ख था जो केजरीवाल को लाया था, बिहार का जनता बहुत होशियार है और फिर से विकास की राह को पकड़ चुका है, जिसे क्या कहा जाता है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और मोदी के संग है बिहार जी। पुनः फिर मोदी के नेतृत्व में, मोदी के दिशा निर्देश में, नीतीश जी के साथ ये बिहार में सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जी। तो जैसा आपने देखा, हालांकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल सर से भी कर लेते हैं। अभी प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में अगर कोई एक बढ़िया लीडर है जिसमें पोटेंशियल है, जो प्रभावशाली है, तो वो कन्हैया कुमार है। कांग्रेस की बात करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। प्रशांत किशोर का जो विजन है कन्हैया को लेकर, जो एक पॉजिटिव विजन है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वही कहावत है सर, चोर चोर मौसेरा भाई जो है सो, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाथ। जैसा प्रशांत जी के दिल में तो उसने कन्हैया जी दिखाया, और लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे जो है, इनका छवि स्वच्छ है जो है, उनको दिखाई पड़ेगा जो है। कन्हैया कुमार जो देशद्रोही है, राजद्रोही है जो है जी। अभी मनोज जी बताए न, अपने घर के बूथ से मतलब लूज किए जो है, इससे बड़ा शर्मनाक हार क्या हो सकती है। तो यही हाल प्रशांत जी का है जो है जी। अच्छा ही नहीं दिख रहा है उनको जो है, क्या क्या मतलब जो विकास का काम हो रहा है, लेकिन जो है सुई खोट निकाल रहे हैं जो है, यही प्रशांत जी का हाल है जी। तो ये थे स्थानीय लोग। बेगूसराय के सभी विधानसभाओं के बारे में हमने एक ब्रीफ लिया, इन लोगों से एक्सपीरियंस पूछा, क्योंकि स्थानीय लोग जनता की नब्ज को समझते हैं, माहौल को समझते हैं, और इस बार का क्या रुझान रहा ये आपने ओपिनियन में देखा। बाकी आप लोगों पर छोड़ते हैं, चुनाव का रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है वो तो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जब जारी होगा उस दिन स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक आप लोग देखते रहिए HNN दस्तक और दीजिए इजाज़त।
एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा, आगे हम किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, किसी और ग्राउंड रिपोर्टिंग में किसी और बुद्धिजीवी लोगों के साथ चर्चा को जारी रखेंगे। धन्यवाद।